अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 10 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन तक पढ़ लिया हुआ था और आज हम पेज नंबर 7 पे टॉपिक है वेव मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेव मोशन। यानी आप ये कि यू कैन से डैट कि आपके चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो आज हम वेव मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दो तरीक़ों से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जिस बॉडी के पास एनर्जी है वो खुद चल के जाए और जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे एनर्जी जो है वो दे दे। ठीक है ना। जैसे बुलेट के पास एनर्जी होती है, जब हम फायर करते हैं बुलेट के पास एनर्जी होती है, बुलेट चल के जाती है और टारगेट जो है वहाँ पे एनर्जी जो है वो सारी खर्च कर देती है, जिससे डिस्ट्रक्शन होती है। इसी तरह अगर हम कोई भी पत्थर मारते हैं तो पत्थर के पास एनर्जी होती है, पत्थर खुद चल के लेके जाता है और शीशे पे जाके लगता है और अपनी एनर्जी की मदद से उसको तोड़ देता है। दूसरा तरीका है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना वेव के ज़रिए। एक है मादे के ज़रिए, यानी वो चीज़ मैटर के ज़रिए, यानी वो चीज़ खुद चल के जाए और एनर्जी को डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे। दूसरा तरीका है वेव के ज़रिए। अब वेव के ज़रिए एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये वेव मोशन में थ्रू आउट अब हम यही स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेव जो है इसके बारे में हम वेव क्या होती है, वेव कैसे प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो कि पेज नंबर 7 पे लिखी भी हुई हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज़ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव। देखें, अगर आप पानी के टब के अंदर जो है वो पानी लेते हो, ठीक है जी, पानी ले लिया आपने। अब वाटर के बारे में, वाटर जो है ये बज़ाते खुद एक मीडियम है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना। आपके सामने टब के अंदर पानी पड़ा हुआ है और पानी जो है ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। ठीक होगी ना बात। अब आप टब में पानी को देखते हो, पानी के अंदर आपको कोई किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नज़र नहीं आती। बिल्कुल पानी के अंदर जो है वो बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है। अब आप एक काम करो, आप ये करो कि आप पेंसिल ले लो, पेंसिल, ठीक है, लेड पेंसिल ले लो, लेड पेंसिल ले लो और आप पानी के अंदर पेंसिल को वर्टिकली कभी अंदर लेके जाओ, कभी बाहर निकालो। यानी आप पेंसिल की मदद से पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर नीचे डिस्टर्ब करो। स्टूडेंट्स, जब आप पेंसिल को वर्टिकली कभी पानी के अंदर और कभी बाहर निकालोगे, यानी आप पेंसिल की मदद से पेंसिल को वाइब्रेट करवाओगे पानी के अंदर, तो क्या होगा, आप जब पेंसिल को पानी में लेके जाओगे तो एक्चुअली यू आर डिस्प्लेसिंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। और आपको ये अच्छा खासा आइडिया है कि जब भी किसी बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हम कर लेते हैं
तो बस इतना ही काम होता है कि डिस्प्लेस करके पीछे हो जाओ, वो चीज़ खुद ब खुद रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे जब आप पेंसिल की मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर से नीचे दबाते हो, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को आप जब पेंसिल को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाते हो तो क्या होता है, पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। चलें वो डिटेल बाद में देखते हैं। अब एक्टिविटी में ये चीज़ कि आप जब पेंसिल को उसमें डुबोते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो पानी के अंदर वेव्स आपको नज़र आती हैं, ठीक है। दूर एक कागज़ का या गत्ते का कार्डबोर्ड पीस या कोई भी लीव ले लें, पत्ता ले लें, उसको रखते हैं। जब आपने पेंसिल को नहीं डुबोया था तो ये पीस ऑफ कार्डबोर्ड, पीस ऑफ पेपर भी मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने पेंसिल को पानी में डुबोना शुरू किया, पानी के अंदर वेव्स पैदा हुई और वही वही कार्डबोर्ड या वही पीस ऑफ पेपर जो पहले आराम से था, मूव नहीं कर रहा था, अब वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे हिलता हुआ आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऊपर नीचे हिलाने वाली चीज़ एनर्जी है। एनर्जी के बगैर कोई भी चीज़ मूव नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से उस कार्डबोर्ड तक, पीस ऑफ पेपर तक जो है वो क्या पहुँची है, एनर्जी पहुँची है। किस शक्ल में पहुँची है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँची है। अब हमने ये देखना है कि कैसे पहुंची है, थोड़ा सा इस चीज़ को हमने स्टडी करना है। देखो, जब आपने पानी के मॉलिक्यूल विद द टिप ऑफ पेंसिल, जब पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी मीन पोजीशंस पे डायरेक्टली डिस्टर्ब किया, तो इस तरह यहाँ पे जहाँ जिस मकाम पे आपने पेंसिल को जो है वो डुबोया था, वहाँ पे मॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, और डिस्टर्ब होने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे रहते हुए ऊपर नीचे उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया। जब एक ने किया तो साथ वाले दूसरा भी इसी काम पे लग गया, और दूसरा मॉलिक्यूल भी जो है वो उसने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब दूसरे ने किया तो साथ में तीसरे वाला जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ और उसने भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी। जब तीसरे वाले ने किया तो चौथे वाले ने भी कर दी। इसी तरह फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई। हालांकि आपने पेंसिल की मदद से मखसूस मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाया था, ये आगे तक जो दूसरे भी देखा देखी दूसरे मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करना शुरू हुए। ये कैसे हुए? ये बिल्कुल ऐसे ही हुए कि एक को आपने वाइब्रेट करवाया तो एक के साथ बिल्कुल जो एडजेसेंट दूसरा मॉलिक्यूल है वो डिस्टर्ब हुआ। पहले वाले से डिस्टरबेंस दूसरे वाले को मिली, उसने भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी। दूसरे वाले से डिस्टरबेंस आगे तीसरे वाले को मिली। इसी तरह यही डिस्टरबेंस जो है वो पीस ऑफ पेपर तक पहुंची और उसी डिस्टरबेंस ने उन उसी उसको भी वाइब्रेट करवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पीस ऑफ पेपर वाइब्रेट हुआ है, इस तक डिस्टरबेंस ट्रांसफ़र हुई है, तो इसी डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। बच्चों, इसी डिस्टरबेंस को हम वेव्स कहते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात जो आप ने जहन में रखनी है वो ये है कि ये जो पेपर मूव कर रहा है, ये कार्डबोर्ड या जो भी आपने पानी के ऊपर रखा था, इस तक कोई भी मॉलिक्यूल चल के नहीं गया। दरमियान में पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। जस्ट दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। ऐसा नहीं है कि पेंसिल के की मदद से जिस मॉलिक्यूल को आपने डायरेक्टली डिस्टर्ब किया वो चला और वो उस कॉर्क के पास या पीस ऑफ पेपर के पास तशरीफ़ ले गया और वहाँ पे उसको हिलाना शुरू कर दिया। इट डजेंट हैपन, ठीक है। उसने अपनी एनर्जी साथ वाले को दी, उसने अपनी एनर्जी साथ वाले को दी, इस तरह एनर्जी आगे ज़रूर ट्रांसफ़र हुई है।
डिस्टरबेंस आगे ज़रूर ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन कैसे हुई है? मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं दे गो अंडर वाइब्रेशन। मीडियम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करने की सलाहियत रखते हैं। ये वेव उसकी वजह से पैदा होती है। यानी जब भी आप किसी भी मीडियम, वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम एयर हो सकती है, वो मीडियम स्ट्रिंग हो सकती है, बहरहाल मीडियम कुछ भी हो सकता है। जब आप उस मीडियम के कुछ पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, तो वो डिस्टरबेंस फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है। और इसी डिस्टरबेंस को, जो पार्टिकल्स टू पार्टिकल आगे ट्रांसफ़र होती है, उसको हम वेव कहते हैं। तो वेव इज़ नथिंग बट डिस्टरबेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium to go under vibration। मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर समझ आ गई है कि वेव क्या करती है। वेव क्या करती है, एक वर्ड में, एक लाइन में आंसर बताओ तो आपने कहना है सर वेव जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, बस इसके अलावा वेव का और कोई काम नहीं होता। इसी तरह बच्चों, अगर दूसरी एक्टिविटी को अगर हम लें तो आप एक रस्सी ले लो और उस रस्सी को अपने सामने वाली दीवार के साथ बांध दो। एक एंड उसका सामने वाली दीवार से बांध दो, दूसरा दूसरा उसका जो एंड है, टर्मिनल है, उसको अपने हाथ में पकड़ लो और उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। और आप एक काम करो, अब आप ऐसा करो कि आप अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाओ। जब आप अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट करवाओगे तो आपको रस्सी के अंदर वेव्स चलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, रस्सी के अंदर आपको वेव्स चलती हुई नज़र आएंगी और ऐसा आपको लगेगा जैसे ये वेव्स आपके हाथ वाली साइड से निकल कर जो दूसरा एंड बंधा हुआ है वॉल के साथ उस तरफ जा रही हैं। यानी आपको ऐसा बज़ाहिर नज़र आएगा जैसे वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। यू विल फील कि समथिंग इज गोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ योर हैंड टू द वॉल। जैसे उधर आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि पेंसिल के पॉइंट जहाँ पे आपने उसको डिप किया, वहाँ उस पॉइंट से कोई चीज़ निकल के ऐसे बाहर की तरफ फैल रही है। और फिर हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ जो है एक्चुअली हकीकत में कोई चीज़ ऐसे मूव नहीं करती, बहरहाल लगता हमें ज़रूर है जैसे ऐसे वेव जा रही है। चलें इसको बाद में। अच्छा बच्चों, आपने जब अपने हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट किया तो आपको स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी, जैसा कि ऊपर पानी के अंदर आपने वेव्स को प्रोड्यूस किया था। वहाँ पे आपने पेंसिल की मदद से पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया था। एंड हेयर यू आर यूजिंग योर हैंड to disturb the particles of the string. As you move your hand up and down, you are actually disturbing the particles of the string, and this disturbance जो है ये डिस्टर्बेंस जो है ये मज़ीद आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती है और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आपको वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी। एक्चुअली होगा क्या स्टूडेंट, स्ट्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो एक्चुअली ऐसे होंगी कि कुछ स्ट्रिंग का हिस्सा अपनी मीन पोजीशन से ऊपर उठा हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि आप अपने हाथ को मीन पोजीशन जब ऊपर लेके जाओगे तो ये स्ट्रिंग जो है उसके कुछ हिस्से को ऊपर उठा लेगा। यानी अब क्रस्ट प्रोड्यूस होगा। जब आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं ये भी ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, यानी वेव का वो वाला हिस्सा जो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ हो उसे हम क्रस्ट कहते हैं।
और जैसे ही आप मीन से दोबारा नीचे अपने हाथ को लाओगे, मीन से नीचे भी लाओगे ना, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो इसी तरह यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ की शक्ल में वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोड्यूस दी वेव्स इन दी स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको मैंने लगा बाज़ाहिर ये लगेगा जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ निकल के आगे सपोर्ट की तरफ जो है वो मूव करके जा रही है। आपको ऐसा लगेगा बाज़ाहिर कि जैसे स्ट्रिंग जा रही है खुद चल के। हालांकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचें तो आपके आपके हाथ ने उसको पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को। ऐसा तो नहीं है आपके हाथ से निकल के स्ट्रिंग आगे जा रही है। इस एक्टिविटी को आप इस तरह भी दे सकते हो। आप ऐसा करो, इस रस्सी के ऊपर अपने हाथ को रोक दो 1 मिनट के लिए। इस स्ट्रिंग के ऊपर निशान लगा लो, मार्कर की मदद से निशान लगा लो। जब आप इस मार्कर की मदद से इस स्ट्रिंग पे निशान लगाओगे, अब अपने अपने हाथ को ऊपर नीचे मूव करवाओ, और अब इस निशान को जो कि आपको क्लियर कट नज़र आएगा, इसकी मोशन को गौर से देखो, तो आपको ये निशान अपनी जगह पे ही कभी ऊपर और कभी नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। ऊपर जाएगा तो इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे आएगा मीन से तो इसी को हम ट्रफ कहते हैं। तो इस तरह जो है, दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोड्यूस वेव्स इन दी वाटर एंड वेव्स इन दी स्ट्रिंग। नेक्स्ट ये डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये वही बातें जो मैंने आपको बता दी। स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो वेव्स हैं ये दो तरह की होती हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं। वेव्स आर कैटेगराइज इनटू टू। ठीक है जी। एक का नाम है मैकेनिकल वेव्स, और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, देर आर two categories of the wave. Broadly, they are categorized into two. One is mechanical wave, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। डिटेल इनकी हमारे सिलेबस में नहीं है। इन हायर क्लासेस वी विल डिस्कस दैम। मैकेनिकल वेव्स किन्हें कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अब तक मैंने वाटर वेव्स प्रोड्यूस की, स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस की, तो दोनों सूरतों में आप मुझे ये बताएं कि डिस्टरबेंस को आगे ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार कौन सी चीज़ थी? आपका आंसर यही होगा सर, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ही ना हो तो पानी में वेव्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये साउंड वेव्स की मदद से है। अगर हवा ना हो सॉरी, अगर एयर ना हो तो जितने मर्जी बड़े स्पीकर लगे हों आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स की टू फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली वो है जिनको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? अभी मैंने एग्जांपल दी वाटर वेव्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की मोहताज हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी में वेव्स पैदा होंगी। वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, मीडियम का होना ज़रूरी है। स्ट्रिंग होगी तो उसमें वेव प्रोड्यूस करोगे ना। इसी तरह साउंड वेव्स, हवा होगी तो साउंड वेव्स प्रोपगेट कर सकेंगी, चल सकेंगी, नहीं तो नहीं चल सकेंगी। इसका मतलब है कि वो वेव्स जो किसी मीडियम की मोहताज हों चलने के लिए, मीडियम होगा तो वो ट्रैवल प्रोपगेट कर सकती हैं। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो वेव्स चल नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती, प्रोपगेट नहीं कर सकती। उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। वेव के चलने को, वेव के मूव करने को हम
प्रोपगेशन कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ वेव कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो वेव जिनके चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल्स अभी मैंने आपको बताई, वाटर वेव्स, वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव। अब हम आते हैं उन वेव्स की तरफ जिनको चलने के लिए किसी मीडियम, किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की ज़रूरत, दरमियान में किसी मटीरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। उन वेव्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मिसाल के तौर पे लाइट, लाइट के बारे में याद रखें कि इनको चलने के लिए किसी हवा की, किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी ना हो, लाइट वेव्स उन तब भी गुजर जाती हैं। इसी तरह एक्स रेज, हीट, सो दीज आर सम एग्जांपल्स रिटन इन योर बुक जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट इन इटसेल्फ इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका जो है वो काम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव से ऊपर ऊपर तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।